अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सोच के सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज पाकिस्तान के हालात के हवाले से अपनी सोच के कुछ सेगमेंट आपसे शेयर करना चाहता था, इसीलिए आज मैं हाजिर खिदमत हुआ। पाकिस्तान के जो हालात आज हमें नज़र आते हैं, उसके हवाले से सभी लोग फ़िक्रमंद हैं, और ये फ़िक्र जो है बेमकसद या बेमौका नहीं, क्योंकि जिस तरह जिस्म का कोई कोई एक हिस्सा तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, तो जिस्म का पूरा हिस्सा जो है वो तकलीफ को महसूस करता है, उस शिद्दत को महसूस करता है, उस दर्द को महसूस करता है। और बिल्कुल इसी तरह आज हम भी इस तमाम मामलात को बड़े दुख की निगाह से देखते हैं। मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी वाकया होता है, तखरीबकारी के हवाले से कोई वाकया हो जाए, कोई लसानी हवाले से कोई परेशानी का सामना करना पड़े, या सियासी हवाले से कोई ऊंच नीच होती है, या आपको माशी हवाले से जो जो कि आज बड़ी शिद्दत से हमारे मुल्क में मौजूद है, उसके हवाले से चैलेंजेस हमें नजर आते हैं। ये सारी चीजें आज हमें परेशान करने के लिए, फिक्रमंद करने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। नाजरीन, मुझे बाज दफा ऐसा महसूस होता है कि एक माहिर स्क्रिप्ट लिखने वाला जिस तरह इंसान होता है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखा होता है और मुख्तलिफ एपिसोड उस स्क्रिप्ट की आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि एक मुल्क जो है हमारा ग्रेजुअली स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है वो डिटेरिएशन की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, और कोई भी उस कश्ती को इस तूफान से बचाने वाला नजर नहीं आ रहा। आज मुल्क का पढ़ा लिखा तबका ये सोचने पे मजबूर है, बहुत दोबारा बड़े वसूख से बात कह रहा हूं कि आज पढ़ा लिखा तबका ये सोचने पे मजबूर है कि अगर बानियाने पाकिस्तान को ये एहसास हो जाता, ये अंदाजा हो जाता कि मुल्क के अशरफिया के कुछ अफराद, बहुत बड़ी तादाद नहीं, सिर्फ कुछ अफराद जो हैं मजबूरों और लाचारों और परेशान हाल लोगों को एक गहरे कुएं में फेंकेंगे, और वो रोजाना उस कुएं में मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, और अदल इंसाफ की बातें, नई पाकिस्तान के आने की बातें, बेहतर सूरत हाल के दावे, अदल इंसाफ के बेहतरीन निज़ाम को कायम करने की बातें, गुर्बत को मिटा देने के जो दावे, ये सारे के सारे दिल बहलाने के लिए, आपको लुभाने के लिए तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये दावे सारे एक खोखलेपन की तरह होंगे तो यकीनन उनको बहुत नदामत होती है अपनी इस आज़ादी के हवाले से तहरीक चलाने के लिए। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, बहुत तल्ख हकीकत है, जिसका हम तमाम लोगों को, जिम्मेदार शहरियों को बहुत शिद्दत से एहसास होता है। नाजरीन, जो सूरत हाल आज हमें नजर आती है, दूर दूर तक एक मायूसी का एक घटा छाई हुई है। नहीं समझ में आता कि किस पे हम एतबार करें, किस पे हम एतबार ना करें, कौन लोग हमसे मुखलिस हैं, कौन लोग मुखलिस नहीं है, कौन लोग ईमानदार हैं, कौन लोग ईमानदार नहीं है। और सिर्फ हमें लोगों के दावे सिर्फ नजर आते हैं। एक शायर ने कहा था ना कि अंदर के मैलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदाजा लोग करते हैं उजरे लिबास से। तो नहीं अंदाजा हो पा रहा कि कौन इस बिखरी हुई लोगों को, जो जत्थे की तरह हैं, जो बिखरी हुई सोचों के लोग हैं, उनको एक कौम बनाएगा, एक 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 प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा, और उनको एक डायरेक्शन देगा, एक रोड मैप देगा, और ना सिर्फ मुल्क बल्कि इसके अवाम भी एक तरक्की की राह पे, खुशियों की राह पे, पुरसुकून जिंदगी के राह पे चलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, बाज़ दफा हम ये सोचते हैं कि मुल्क में जो माशाअल्लाह लगा, उसने मुल्क को तबाही से दुचार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। कभी हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसमें हम इलेक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू मेजॉरिटी पार्टी को अक्सरियत में लेके आते हैं, उन्होंने सही किरदार अदा नहीं किया, इसलिए मुल्क तबाही से दुचार हो गया। कभी हम सोचते हैं कि जो यहिया खान था, उसके दौर में जब माशाअल्लाह लगा, उसकी वजह से मुल्क जो है तबाही की रास्ते पे गामजन हो गया। कभी हम समझते हैं कि ज़ियाउल हक का जो माशाअल्लाह था, उसके दौर में सारे हालात खराब हुए। कभी हम सोचते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में हालात खराब हुए। कभी हम समझते हैं कि नवाज शरीफ सारी तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार है। कभी हम समझते हैं कि बेनजीर भुट्टो जो है इस तबाही और बर्बादी को शिकार करने में मुलव्वस नहीं। कभी जरदारी का नाम आता है, तो कभी हमारे ज़हन में इमरान खान का नाम आता है। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, और हमें वाकई एक कंफ्यूज हवाले से हम परेशान हैं
नाज़रीन, एक चीज, मेरी सोच भी बड़ी बिखरी हुई है यकीनन, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से देखते हैं, इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से देखते हैं, तो हमारी सोच भी किसी एक जगह पर टिक के नहीं रहती है। हम एक बिखरे हुए हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस, मुख्तलिफ सिचुएशन को मुख्तलिफ अंदाज से हम देख रहे होते हैं। नाज़रीन, एक चीज और आती है कि हम कोई भी निज़ाम हो, कोई भी सिस्टम चल रहा हो, अगर रोड मैप ही ना हो, आपकी जो बैक ऑफ द माइंड जो सोच है वही मनफी हो, तो कभी भी मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पे गामज़न नहीं उठता। बीएमडब्ल्यू गाड़ी का नाम हर किसी की नॉलेज में है, बड़ी दुनिया की बेहतरीन गाड़ी में से उसका शुमार होता है, लेकिन अगर उसका ड्राइवर ही इनएक्सपीरियंस्ड हो, गाड़ी चलाना नहीं जानता हो, तो यकीनन वो गाड़ी कभी भी अपनी मंजिल पे लेके नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इस मुल्क को चलाने वाले ना तजुर्बाकार हों, मनफी सोच के हामिल हों, तो कभी आपको मंजिल पे लेके नहीं जाएगी। जिस तरह ना तजुर्बाकार ड्राइवर आपको मंजिल पे तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन किसी राहगीर को या अपने आप को अस्पताल जरूर पहुंचा देगा। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है हमारे मुल्क की है। मजाल है कि इतने लंबे तवील अरसे में कोई खुशी की खबर आई हो। कभी पेशावर बम धमाके की खबर आती है, कभी खैबर पख्तूनख्वा के किसी दूसरे इलाके में बम धमाके की खबर आती है। कल जो है कराची पुलिस लाइंस में धमाके की खबर आई कि वहां पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। कभी इस्लामाबाद में इस तरह की चीजें होती हैं। कभी जो है स्ट्रीट क्राइम्स की बहुत सारी खबरें रोजाना की बेसिस पे हमें नजर आ रही होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक सोचते हुए मजबूर करती हैं, कब ऐसे हालात पैदा होंगे, कब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। मीडिया पे हम देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं ऑफिस से आने के बाद, अपने काम अपने मामला को खत्म करने के बाद, तो एक अजीब तरह का अफरा तफरी वाला माहौल जिस तरह हमें बाहर नजर आता है, इस तरह हमें मीडिया पे भी नजर आ रहा होता है। एक तरफ जो है दावे आ रहे होते हैं कि इमरान खान के गिर्द जो है शिकंजा कस दिया गया है, अन करीब वो गिरफ्तार होने वाले हैं। सीता वाइट के हवाले से उनके जो मालूमात छुपाई, बस ये उनको ताउम्र जो है नाअहल करने के लिए बस रेडी हो गई हैं। फिर कभी आता है कि उन्होंने जो है तोशा खाने के अंदर करप्शन की, बस ये साबित होने ही वाली है। कभी शेख रशीद का नाम आता है, कभी मुख्तलिफ और लीडरान का नाम आ रहा होता है। दूसरी तरफ जाते हैं तो आता है कि पीडीएम जो है वो करप्शन करने वाले लोगों का पूरा एक ग्रोह है। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सब जो है मुल्क को लूट खसूटने वाले सब एक जगह जमा हो गए, मुल्क का पैसा बाहर लेके चले गए। यानी हर एक के पास जो है बेहतरीन किस्म का मवाद है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अवाम अवाम वहीं अपनी जगह पर है, उनका काम सिर्फ कंधा देना है कि एक लोगों का गुरु आता है, उनकी गुर्बत के हवाले से बात करता है, उनकी परेशानियां दूर करने के हवाले से बात करता है, मुल्क के हवाले से बात करता है, पिछले जाने वालों के पेट फाड़ के पैसे निकालने के दावे करता है। दूसरा जो है उनकी करप्शन को पूरे प्रूफ के साथ कहता है कि बस मैं हुकूमत में आऊंगा और करप्शन जो है दिनों में खत्म हो जाएगी। और ये सारे मामलात हम रोजाना मीडिया पे देख रहे होते हैं। रिजल्ट क्या? रिजल्ट जीरो है। आवाम वहीं के वहीं खड़ी हुई है। महंगाई महंगाई इस उरूज पे पहुंच गई है कि आज लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने भी शायद वीडियो देखी होगी, मेरी नजरों से वीडियो गुजरी कि सदर के इलाके में एक जो है बेरोजगार आदमी जो है, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, घर की परेशानियां देखते हुए कोई रोजगार के मौके उसको नहीं मिल रहे, तो उसने चौथी मंजिल से छलांग लगाई और खुदकुशी करने की कोशिश की। ये क्या हालात है? हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हालात बिल्कुल हमें एक उस कॉर्नर पे लेके आ गए हैं कि जहां पर लोगों में इंतशार फैल रहा है, लोगों में एक परेशानी की फजा हो रही है, एक नफसियाती एक तजब्बुब का शिकार लोग होते जा रहे हैं। और हमारे जो अशराफिया हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो बातें तो हमेशा गरीबों की करते हैं, बातें हमेशा वो कश्मीर आजाद करवाने की करते हैं, बातें हमेशा गुर्बत को दूर करने की करते हैं, बातें हमेशा मुल्क की तरक्की के हवाले से करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? मेरी एज 48 ईयर्स की है। इस 48 ईयर्स की एज में हर एक को मैंने दावे करते देखा। बिल्कुल, मैंने हर एक को तरक्की की बातें करते देखा, हर एक हुक्मरान को मैंने तब्दीली की बातें करते देखा, हर एक हुक्मरान को मैंने पाकिस्तान के हालात बदलने की बातें करते देखा।
اور ایسا محسوس کیا کہ جیسے بس آنن فان بس یہ حکومت آئے گی اور حالات اس طرح تبدیل ہو جائیں گے جس طرح رات سے دن ہوتا ہے اور دن سے پھر رات ہوتی ہے، بالکل اس طرح ایک ٹائم فریم جو ہے ود ان منٹ جو ہے، ود ان فیو آورس جو ہے، وہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ اب حالات اس طرف ہے کہ ہم سوچنا چاہیے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، آج ہم کیا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ملک کے حالات میں بہتری آ سکے۔ جب ملک کے حالات میں بہتری نہ آ سکے، کم از کم ہمارے حالات میں تو بہتری آ جائے۔ اس کے حوالے سے میں ایک عام انسان ہوں، ایک عام شہری ہوں ملک کا، جس طرح کہ باقی لوگ عام شہری ہیں۔ میرے کوئی ملز نہیں چل رہی، میں کوئی مل اونر نہیں ہوں، میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، ایک درمیانہ سے ایک عام سا آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں۔ میری سوچ میں کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ تجاویز آتی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس تجاویز پہ اگر عمل کیا جائے تو بہت اچھے، بہتر اور پرمطمئن ملک کے حالات، لوگوں کے حالات بن سکتے ہیں۔ ایک میری ذہن میں تجویز آتی ہے کہ ہم کاٹیج انڈسٹریز کو فروغ دیں، حکومتی پیمانے پہ نہ دیا جائے تو ماس لیول پہ کیا جائے، سوسائٹیز کے لیول پہ کیا جائے، علاقے کے لیول پہ کیا جائے۔ مخیر حضرات بیٹھے ہوئے، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے، وہ کچھ پیسہ جو ہے کچھ ایسے ضرورت مندوں کو دیں، قابل اعتبار لوگ ہوں، ان کے پاس ایک ویژن ہو، ایک ان کے پاس ایک روڈ میپ ہو، جس سے وہ کاروبار کا سلسلہ کروایا جائے، وہ اپنے کاروبار کو بہتری کی طرف اس پیسوں سے کام کر سکیں۔ تو بھکاری بننے سے تو بہتر اپنا کام کرنا ہے، کم کمائیں گے لیکن اپنا کما رہے ہوں گے۔ یہ سوچ جو ہوتی ہے انٹرپرینورشپ کی، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ونس اگر یہ ڈیولپ ہو جائے انسان میں تو وہ میریکلس کر سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے جہاں پر میں رہتا ہوں، وہاں پر کچھ لوگوں نے مل کے پیسے کنٹریبیوٹ کیے، اور چند لوگوں کو انہوں نے ایک ٹھیلا لگا کے دیا، سبزی کا، کسی کو پھلوں کا لگا کے دیا، کہ وہ اس پیسوں سے سبزیاں خریدے، ٹھیلا بھی لے کے دے دیا، اور اس کو وہ تاکہ وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کے معاملات کو بہتر کر سکیں۔ اسی چیز کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک بہت اہم کام کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ جو ریزیڈینشل سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان میں کافی سارے پلاٹس خالی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایریاز ہوتے ہیں، 2000 اسکوائر فٹ یا 2500 اسکوائر فٹ، 600 گز سم تھنگ، وہ خالی ہوتے ہیں۔ ان پہ لوگوں نے اپنے ریزیڈنس نہیں قائم کی ہوتی، اور انہوں نے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے وہ پلاٹس لیے ہوتے ہیں۔ ان کے مالکان سے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے ویجیٹیبلز لگائیں گے، ہم یہاں پر فروٹس لگائیں گے، اور جو سوسائٹی کے جو لوگ ہوں گے، جو رہائش پذیر ہوں گے، ان کو سبسیڈائز ریٹ پہ وہ چیزیں دے دی جائیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے۔ آپ کی گرینری بھی اس سے بڑھے گی، اس سے ریسورسز بھی جنریٹ ہوں گے، کچھ لوگ اس کی لک آفٹر کے لیے اس کھیت کی لک آفٹر کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں گے، کچھ جو رہائشی ہوں گے وہاں کے جو رہنے والے ہوں گے، ان کو سبسیڈائز ریٹ پہ چیزیں مل رہی ہوں گی۔ یہ بڑا ایک اچھا کام ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ کموڈیٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی پرائسز بہت تیزی سے ہائی ہو گئی، ایب نارمل لیول پہ ہائی ہو گئی، ان کی خریداری روکتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں ایسی مثالیں دیکھی کہ مہم باقاعدہ چلائی گئی، جیسے چکن کے ریٹ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ چلے گئے، اب نارمل لیول پہ ہائی ہو گئے، آپ اس کی خریداری امیڈیٹ روک دیں، کم نہ کریں، خریداری ہی روک دیں، اس سے بھی ان کی قیمتیں ایک مناسب لیول پہ آنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیونکہ ناظرین، یہ مہنگائی جو ہے صرف اور صرف حکومت کی ناکام کارکردگی کا پیش خیمہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہمارے تاجر حضرات بھی کچھ حد تک شامل ہوتے ہیں۔ وہ جب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، غیر مناسب منافع اس پہ کما رہے ہوتے ہیں، اسمگلنگ میں میرے اور آپ کے قریبی لوگ، جاننے والے لوگ، دور قریب کے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اس سے بھی تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس سے بھی تو کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم کام جو کیا جا سکتا ہے، اپنے خرچوں کو کچھ کمی کی طرف لے کے جائیں، میانہ وروی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کفایت شعاری کی طرف جائیں۔ کفایت شعاری کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ روک کے آپ جمع کر لیں، بینکوں میں بھرنا شروع کر دیں، نہیں، آپ ضرورت کی چیزوں پر خرچ کریں۔ کچھ ابنڈنٹ پیسہ ہے تو اپنے بھائی کو دے دیں، اپنے پڑوسی کو دے دیں، اپنے جاننے والا جو تھوڑا سا کم صاحب استطاعت ہے اس کو دے دیں۔ آپ اس طرح سے حالات میں بڑی اسموتھلی، بڑا گریجولی آپ اس کے اندر بہتری آتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ کچھ تجاویز میرے ذہن میں تھی۔ ہم یقیناً بہت عام لوگ ہیں، ہم بڑے لیول پہ تو کام نہیں کر سکتے، مانیٹری لیول کو ہم
मास लेवल पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमारे इर्द गिर्द के हालात में बेहतरी आ सकती है। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा पैगाम आपकी और मेरी जिंदगी में एक बेहतर किरदार अदा करेगा और हम सबकी जिंदगियों में नुमाया मुस्बत तब्दीली इंशाल्लाह पैदा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से मुझे ये टाइम दिया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबके हालात बेहतर हों, इस मुल्क के हालात बेहतर हों और हम एक बावकार और एक इज्जतदार अच्छी जिंदगी गुजार सकें। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आइंदा भी आपको जो है अच्छे पैगामात, अच्छी वीडियोस शेयर कर सकें जिससे हमारे अंदर एज अ माशरा, एज अ इनफरादी इंसान अच्छी और मुस्बत तब्दीली आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।